जो लेक्चर अगर मैं कल जैसे 2:45 के आसपास लेक्चर लेता हूँ ना, तो वो लेक्चर जो है ना, स्टार्टिंग में मैं 15-20 मिनट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे लेट आते हैं क्लास में। तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट न्यूमेरिकल होंगे, उसके बाद मैं थ्योरी स्टार्ट करूंगा। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एंट्रोपी से रिलेटेड। क्लियर? एंट्रोपी से रिलेटेड मैंने तुम्हें अभी पीछे बता दिया। एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन क्या होती है, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन क्या होती है, और एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन क्या होती है। एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन क्या है? जिसमें एंट्रोपी ड्राइव करे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है। और एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन क्या है? जिसमें एनर्जी एंथैल्पी ड्राइव करे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। वो एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है। इसके अलावा मैंने तुम्हें बता दिया एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एस जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, डेल्टा एस टोटल जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है वो 0 होता है। डेल्टा एस टोटल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू 0 बट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर डेल्टा एस सिस्टम का मैंने एक फॉर्मूला बताया, क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी सिस्टम, यानी मतलब क्या है, किसी सिस्टम को हम बहुत स्लोली हीट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस जब हम हीट दे रहे हैं तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस आया, तो फॉर्मूला आ गया यहाँ से, डेल्टा एस क्यू बाई टी। वो सारी डिटेल मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दी है। फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि किसी भी प्रोसेस को होने के लिए हम दो फैक्टर्स चेक करते हैं, डी इज इक्वल टू ई प्लस आर, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, डी को डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अकेला एंथैल्पी फैक्टर या अकेला एनर्जी फैक्टर ये नहीं डिसाइड कर सकता कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अकेला ऐसे ही रैंडमनेस फैक्टर भी डिसाइड नहीं कर सकता कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसमें मैंने एग्जांपल दे दी थी तुम्हें, एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन क्या होती है, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन क्या होती है। तो अब उसी उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें अभी करनी है। मैंने उसको करने का तरीका तुम्हें बता दिया है ना, उसको करने का तरीका बता दिया है। ये करेंगे, जिसने लेक्चर्स पढ़े हैं तो वो आराम से कर लेगा क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट क्या होंगे? सेम क्वेश्चन। जैसे मैंने पहला दिया तुम्हें, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया से CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। तुम्हें क्या बताना है? हर एक केस में डेल्टा एस का साइन बताना तुम्हें हर एक रिएक्शन। CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस। नेक्स्ट रिएक्शन, H2 प्लस I2 गैसियस गैसियस गिव्स 2HI। डेल्टा एस का साइन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एस का साइन बताना तुम्हें। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, 2NO2 गैस गैस गैस। डेल्टा एस का साइन बताना। फोर्थ, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। डेल्टा एस का साइन। NH4Cl सॉलिड गिव्स एक्वा सॉल्यूशन में पानी के अंदर डाला, एक्वा सॉल्यूशन NH4 प्लस आयंस मिले एक्वस फॉर्म में, Cl माइनस मिले एक्वस फॉर्म में। डेल्टा एस का साइन बताना। डेल्टा एस का साइन। नेक्स्ट दिया मैंने तुम्हें 2NO गैसियस गिव्स N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। अगेन डेल्टा एस का साइन तुम्हें बताना है। 7, इसमें दिया मैंने से H2O एट 373 केल्विन और 473 केल्विन, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? 373 केल्विन पे एंट्रोपी ज्यादा होगी कि 473 केल्विन पे एंट्रोपी ज्यादा होगी? नेक्स्ट नेक्स्ट दिया मैंने H2 गैस एट 0.5 एटमॉस्फेयर, एंट्रोपी ज्यादा है, या 2 एटमॉस्फेयर पे एंट्रोपी ज्यादा है? किस पे एंट्रोपी ज्यादा होगी? 0.5 एटमॉस्फेयर पे या 2 एटमॉस्फेयर पे? किस पे एंट्रोपी ज्यादा होगी, ये तुम्हें बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट दिया इसके अंदर 2H gives H2 गैस गैस। डेल्टा एस का साइन, डेल्टा एस का साइन। 10th, तुम बताएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन में, रस्टिंग आयरन की रस्टिंग हो रही है तो प्रोसेस का डेल्टा एस क्या साइन क्या होगा? डेल्टा एस का साइन, डेल्टा एस का साइन क्या होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर? फिर रॉ एग, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे।
रॉ एग और बॉइल्ड एग, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग, ये लिख लेना इसको, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग एंट्रोपी ज्यादा होगी, बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग। कब एंट्रोपी ज्यादा होगी? रबर बैंड की बिफोर स्ट्रेचिंग एंट्रोपी ज्यादा है कि आफ्टर स्ट्रेचिंग एंट्रोपी ज्यादा? और एक क्वेश्चन और है, 13th पार्ट में ऊपर लिख देता हूँ, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रियल क्रिस्टल की एंट्रोपी ज्यादा है कि आइडियल क्रिस्टल की? रियल और आइडियल क्रिस्टल, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? रियल क्रिस्टल और आइडियल क्रिस्टल, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? चलो ये 13 क्वेश्चन है, बहुत ढंग से ट्राई करना, सारे सही होने चाहिए अगर लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए हैं तो। वेदांत, वेदांत, अर्नव, सर हाँ बोलो बोलो। सर 8 क्वेश्चन में ये 0.5 एक्सटर्नल प्रेशर है ना? H2 गैस का प्रेशर है, H2 गैस अगर 0.5 एटमॉस्फेयर पे है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी कि H2 गैस 2 एटमॉस्फेयर पे तब एंट्रोपी ज्यादा होगी? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं आदित्य? यस सर। देखो एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अभी तुम्हें जो बताया ना उसको ढंग से थ्योरी जरूर पढ़ लेना, फिर आगे तो डेरिवेशंस है वो मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए जरूर। इसको 3-4 मिनट लगा के ट्राई करेंगे ढंग से बिल्कुल। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ढंग से ट्राई करना है इसको। Excuse me, sir.
हाँ निकाल लिया सबने। हाँ सबने निकाल लिए ये। उज्जवल, उज्जवल, बॉबी, नहीं निकाला किसी ने भी अभी? चलो देखो एक बार आंसर देखेंगे एक बार। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, देखेंगे फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। डेल्टा एस क्या होगा? इधर रिएक्टेंट साइड देखोगे तो दो गैसेस हैं, 1.5 आएगा, 1.5 गैसेस हैं इधर, और प्रोडक्ट साइड एक ही गैस है, तो इसलिए डेल्टा एस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। समझ आ गया कि नहीं है? Yes. डेल्टा एस का साइन क्या होगा इसमें? नेगेटिव। ऐसे ही H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इस केस में देखोगे तो एक गैस यहाँ पे, एक गैस यहाँ पे, दो गैसेस रिएक्टेंट साइड हैं और दो ही गैसेस प्रोडक्ट साइड है। तो ऐसे केसेस में चेक करना कि टाइप ऑफ गैसेस कितनी है। इधर दो टाइप की गैसेस है, इधर क्या है? दो टाइप की गैसेस है। इधर क्या है? एक ही टाइप की गैस है। ये कब चेक करते हैं? जब दोनों साइड मोल्स बराबर है। दोनों साइड मोल्स बराबर हैं तो चेक करना टाइप ऑफ गैसेस, तब चेक करना टाइप ऑफ गैसेस। चेक टाइप ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट साइड ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड कम है, इसलिए डेल्टा का साइन नेगेटिव होगा इसमें। आ रहा समझ के नहीं है? डेल्टा इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। इधर तीन गैसेस हैं, तीन गैसेस हैं यहाँ पे, गैसेस चेक करना सिर्फ। इधर 2NO2, दो ही गैसेस है, इधर भी डेल्टा का साइन नेगेटिव होगा। डेल्टा का साइन क्या होगा? नेगेटिव। CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO प्लस CO2। CO यहाँ पे कोई भी गैस नहीं, सॉलिड है ये, कोई गैस नहीं, सॉलिड है ये, लेकिन CO2 क्या है? गैस, इसलिए डेल्टा का साइन पॉजिटिव। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, वाई, ये ध्यान नोट करना, स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं इसका, वाई डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन टेक्स प्लेस दो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये, एंडोथर्मिक है, देन वाई इट इज टेकिंग प्लेस। एनर्जी फैक्टर तो फेवर नहीं कर रहा है, फिर भी ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? तो क्या आंसर देंगे इसका? बिकॉज रेंडमनेस फैक्टर इज फेवरिंग हेयर, डेल्टा एस ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा एस फॉर दिस सिस्टम इज पॉजिटिव। याद रहेगा क्वेश्चन नहीं है? वाई डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज टेकिंग प्लेस। सिमिलरली इसको हमने डिसॉल्व किया, इस सॉल्ट को, अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया एक्वा सॉल्यूशन में, अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो आयंस मिल रहे हैं, और आयंस ज्यादा रैंडम होते हैं। आयंस क्या होते हैं? ज्यादा रैंडम होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, इसलिए ये प्रोसेस होगा। डेल्टा का साइन क्या है? पॉजिटिव। इसमें भी क्वेश्चन आएगा, जैसे NH4 सिलिकम NaCl ले लूं, NaCl, तो क्या बोलेगा क्वेश्चन? वाई dissolution of common salt, why dissolution of common salt takes place though the process is endothermic? why NaCl is dissolved in water though the process is endothermic? तो क्या बोलेंगे? क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद आयंस बने, और आयंस ज्यादा रैंडम होते हैं देन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और NaCl, इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज टेकिंग प्लेस। ये भी क्वेश्चन स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, व्हाई डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज टेकिंग प्लेस दो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। कभी भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है और फिर भी हो रहा है, यानी रैंडमनेस फैक्टर फेवर कर रहा हो, यानी एंट्रोपी फैक्टर जो है फेवर कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2NO, सेवंथ क्वेश्चन, 2NO, दो गैसेज है यहाँ पे, दो गैसेज है यहाँ पे भी, एक और एक, दो गैसेज है, दोनों साइड दो गैसेज है, तो क्या चेक करेंगे? टाइप। इधर एक ही टाइप की गैस है, इधर दो टाइप की गैसेज है, तो इसे डेल्टा का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा का साइन पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7, H2O है 373 केल्विन पे, H2O है 473 केल्विन पे, किस पे एंट्रोपी ज्यादा होगी इसमें? H2O एट 373 केल्विन और 473 केल्विन,
टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी 473 केल्विन पे एंट्रोपी ज्यादा, 473 केल्विन पे क्या होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगी। फिर H2 गैस एट 0.5 एटमॉस्फेयर और 2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर बढ़ेगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो एंट्रोपी कम होगी। ये फैक्टर नोट कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगा उतना, इसीलिए एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है। ये ध्यान रखना इसके अंदर। 2H गिव्स H2, यहाँ दो गैसेज हैं, 2H गिव्स H2 में यहाँ दो गैसेज है, यहाँ पे एक ही गैस है, तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा इसमें, नेगेटिव, डेल्टा एस का साइन नेगेटिव। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, सिस्टम से एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस हो रहा है, फिर भी ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस का साइन इसमें पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव एंट्रोपी की वजह से लगता है, एंट्रोपी फैक्टर फेवर करता है इस वजह से। रॉ एग और बॉइल्ड एग, कोई भी अगर इसको देखेगा एग्जांपल को, तो हर किसी के दिमाग में आएगा कि रॉ एग में अंदर लिक्विड होता है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, ये एक्सेप्शनल केसेस है। बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज्यादा है, बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज्यादा है, कि इसमें कुछ कंसेप्ट लगता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का। एक्चुअल में रॉ एग और बॉइल्ड एग, जैसे जो रॉ एग होता है इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अंदर जो पार्ट होता है, अंदर का पार्ट जो होता है पानी में सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही हम इसको बॉईल कर देते हैं तो वो क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस प्रोटीन्स में। फाइब्रस प्रोटीन्स में आयंस होते हैं, इस वजह से हम ऐसा मानते हैं कि इसकी एंट्रोपी ज्यादा है ड्यू टू डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से, ये कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया ना, कन्वर्जन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन टू फाइब्रस प्रोटीन बाय टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। तो एंट्रोपी बॉइल्ड एग की ज्यादा है, ये दिमाग में रखना जरूर, बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज्यादा है देन रॉ एग। फिर रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग, इसको भी देख करके एक्सेप्शनल केस है, इसको देखकर कोई भी क्या बोलेगा कि एंट्रोपी आफ्टर स्ट्रेचिंग ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है बिफोर स्ट्रेच, क्योंकि जैसे ही हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर देंगे, रबर बैंड को हम जैसे ही स्ट्रेच कर देंगे, देन देयर विल बी ग्रेटर अलाइनमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रबर। रबर के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो ज्यादा प्रॉपर अलाइनमेंट में, ज्यादा प्रॉपर अरेंज है उनका, इसलिए अब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है रबर के अंदर उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आइसो होते हैं रबर के अंदर, तो उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए बिफोर स्ट्रेचिंग रबर बैंड हैज मोर एंट्रोपी देन आफ्टर स्ट्रेचिंग। आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रबर के अंदर वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए मूवमेंट नहीं हो पाता, एंट्रोपी कम हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग हैज ग्रेटर एंट्रोपी। फिर लास्ट जो है रियल क्रिस्टल और आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल में तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयंस क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स्ड होंगे, जैसे ये आइडियल क्रिस्टल। इसमें क्या है, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, इसमें आयंस क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इसमें आयंस बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इसकी एंट्रोपी, इसमें तो मूवमेंट होगा ही नहीं बिल्कुल भी। और ये रियल क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया तो हो सकता है एक आधा आयन यहाँ से बाहर निकल जाए, जैसे ये Cl माइनस बाहर निकल गया, या तो ये कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा या अपनी लैटिस साइड छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा। तो इससे क्या होगा, अब ये वाला Cl नेगेटिव यहाँ चला गया, फिर क्या होगा, ये Cl नेगेटिव यहाँ चला गया, तो एक तरह से मूवमेंट ऑफ आयंस हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ आयंस हो गया, इसलिए एंट्रोपी क्या होगी, रियल क्रिस्टल में ज्यादा होगी आइडियल क्रिस्टल से। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स इन रियल क्रिस्टल, देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस, देयर इज डिसऑर्डर, देयर इज रैंडमनेस, हेंस रियल क्रिस्टल हैज ग्रेटर एंट्रोपी देन आइडियल क्रिस्टल। यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, मैंने विद रीजन दे दिया प्रॉपर इसको। ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए कि नहीं, एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आ गए, ये सारे क्वेश्चन जिसको समझ आ गए। आदित्य, वेदांत, सिद्धि, गर्भ, उज्जवल, अंशिता, नित्या, छवि, कृष्णा, बॉबी, और नहीं समझ आया, निशी, आर्यमन, अर्नव, देवांशी, हर्षित, मयंक, शिखा, समझ नहीं आए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये सारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। अर्नव, पूछ सकते हो मेरे से। सर रबर बैंड वाला बता दो। किसने पूछा है ये, सर मयंक। मयंक। देख मयंक, रबर बैंड में क्या है, जब रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग
तो रबड़ के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअल में, ये वाले मॉलिक्यूल्स ये प्रेजेंट होता है रबड़ के अंदर। तो इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, इनके अंदर बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रेच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम रबर बैंड को कंप्लीटली स्ट्रेच कर देंगे, जैसे स्ट्रेच कर दिया पूरा, तो अब ये फिक्स हो जाएंगे। ये वाले जितने भी मान ले इसके 1000 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस रबर बैंड के अंदर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर्ली फिक्स एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, एक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। और अब इसके अंदर इन मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। दे विल गेट प्रॉपर्ली अलाइंड, एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिल जाएगा इनको स्ट्रेच करने से, उनको खींचने से। तो इसलिए स्ट्रेचिंग के बाद इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, तो इस वजह से मतलब कम मूवमेंट होता है। इसलिए रबर बैंड में स्ट्रेचिंग के बाद एंट्रोपी कम होती है, बिफोर स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है। तो ये दिमाग में रखेंगे इस चीज को। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है तो उसका उल्टा आंसर होता है। फिर भी अगर किसी को डाउट है दोबारा पूछना है तो पूछ लो। चलो क्लियर हो गया अभी ये? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, इनको सोचो एक बार जल्दी से। जैसे मैंने दिया 1 मोल एयर, 1 मोल ऑफ H2 गैस, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, या 1 मोल ऑफ CO2 गैस। तुम्हें बताना है इसमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने से 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ C3H8, एंट्रोपी क्या होगा, ऑर्डर क्या है इसमें, एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा, एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा। फिर 1 मोल मीथेन, 1 मोल इथेन, 1 मोल प्रोपेन, इसमें एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल, या इसको ऐसे ले लेते हैं, डायमंड प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, डायमंड है, ग्रेफाइट है, आयरन है, आयरन है, इसके अलावा ले लिया मैंने एल्यूमिनियम, सोडियम। इसमें एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा सब में, इसमें एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा ये बताना तुम्हें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने H2O, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड से ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। टेम्परेचर दे रखा है इसमें से एट 273 केल्विन, सॉरी 373 केल्विन, 373 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। तुम्हें बताना डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा इसके अंदर, डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस टोटल क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, सराउंडिंग्स क्या होगा, और डेल्टा एस टोटल क्या होगा। ठीक है ना? तो ये एक बार को तुम क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, इसमें ऑर्डर बताना तुम्हें जल्दी से, ठीक है ना। एंट्रोपी, एंट्रोपी का ऑर्डर बताना, फास्ट करेंगे ट्राई थोड़ा। सर पहले क्वेश्चन का आंसर बताऊं? आदित्य सारे करने हैं पहले एक बार, इसको इनको क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट लेना, 5 क्वेश्चन दिए इसको एज ए टेस्ट लो। ओके सर।
हाँ कर लिया सबने? कर लिया सबने ये? आदित्य यस सर। कर लिया? यस सर। चलो देखेंगे पहला केस क्या होगा, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? सर एयर की। हाँ क्योंकि तीन चारों के चारों 1 मोल है, चारों के चारों 1 मोल है, तो हम टाइप चेक करेंगे। टाइप एयर के अंदर बहुत सारे टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, N2 प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, इसलिए एयर की एंट्रोपी 1 मोल एयर की एंट्रोपी ज्यादा होगी देन द अदर गैसेस। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का। फिर अगला क्वेश्चन है अरेंज करना एंट्रोपी में 1 मोल H2, 1 मोल CO2, 1 मोल C3H8। तो इसमें क्या, जितना ज्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो इसलिए ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? C3H8 की, फिर CO2 की, फिर H2, C3H8 की, फिर CO2 की, फिर H2 की। फिर 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 अगर मैं बोला, मैंने 1 मोल C2H6 दिया, 1 मोल C3H8 दिया, तो इसमें भी सबसे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है? C3H8। तो C3H8 की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, इसकी 1 पे, इसकी ज्यादा होगी, फिर 2 की, फिर 3 की। और इसी केस में अगर मैं ब्यूटेन भी दे देता ना, तो ब्यूटेन में ना हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ब्यूटेन क्या है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ना। आइसोब्यूटेन जो LPG गैस होती है, उसमें आइसोब्यूटेन प्रेजेंट है, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर तीनों सेम टाइप के हैं तभी चेक करना इस चीज को कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कि नहीं। तो इसलिए मैंने दिया मिथेन, इथेन, प्रोपेन, क्योंकि ये तीनों गैसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया डायमंड, ग्रेफाइट, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ये किया किसी ने? क्या पता मैंने लेक्चर में भी कराया हो सेम टाइप का क्वेश्चन। ये किया किसी ने? सर इसमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी एफ आयरन की होगी। नहीं, देखो इधर, इसमें हम देखेंगे कि हार्डनेस के ऊपर, हार्डनेस बढ़ेगी ना तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स ज्यादा अरेंज होंगे उसके अंदर, इसलिए एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो तुम सबको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड है, सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड है, इसलिए इसकी एंट्रोपी सबसे कम। ग्रेफाइट भी हम सॉफ्ट तो बोलते हैं, ग्रेफाइट जो कि लेड पेंसिल्स में प्रेजेंट होता है, हम इसको सॉफ्ट तो बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये आयरन से ज्यादा हार्ड होता है। विद रिस्पेक्ट टू डायमंड इट इज सॉफ्ट, दोनों ही कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है जो कि स्टेबल एलोट्रोप मानते हैं, लेकिन ये भी बहुत हार्ड होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड ये सॉफ्ट है। तो इसकी भी एंट्रोपी डायमंड से तो ज्यादा होगी, लेकिन बाकी सबसे आयरन हार्ड होता है, इसके अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं इसके। एल्यूमिनियम उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम, ये तो तुमने सबने लाइन पढ़ी होगी 10th क्लास में, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद एन नाइफ। सही ना, ये सबने लाइन पढ़ी हुई है। लेकिन सोडियम पोटेशियम में से भी थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट होता है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है, इसके ज्यादा वीक होंगे, मेटेलिक बॉन्ड से ज्यादा वीक होंगे, इसलिए सबसे सॉफ्ट पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, यानी एंट्रोपी का ऑर्डर बता रहा हूं मैं, फिर एल्यूमिनियम, यानी यही है जो मैंने लिखा हुआ, फिर आयरन, फिर ग्रेफाइट, फिर डायमंड। डायमंड की एंट्रोपी लिस्ट नोट कर लिया, ये नोट कर लिया है? यस सर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, H2O लिक्विड से H2O गैस बना कब? 373 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर, 373 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पे। मैंने इसमें तुम्हें बोला व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम, देखो सिस्टम ने हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की होगी कि नहीं? सिस्टम ने एंट्रोप जो हीट है वो कहां से एब्जॉर्ब की होगी? सराउंडिंग से। ये प्लस हीट आया होगा यहाँ पे कि नहीं? यानी डेल्टा सिस्टम क्या होगा? हीट इसने, तभी तो ये गैस में कन्वर्ट हुआ, तो ये सिस्टम में ही पूरा आता है, तो डेल्टा सिस्टम क्या हो गया? पॉजिटिव। नहीं समझ आया ये? डेल्टा सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। उसके बाद डेल्टा सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट ये वाली एब्जॉर्ब की है, तो सराउंडिंग्स की हीट कम हुई, सराउंडिंग्स की हीट कम हुई, इसलिए डेल्टा सराउंडिंग्स नेगेटिव। और क्योंकि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, 373 केल्विन, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि नहीं? जितनी स्पीड से लिक्विड से गैस बन रहा है, उतनी स्पीड से गैस से लिक्विड भी बनेगा। इस वजह से डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। डेल्टा सराउंडिंग्स और डेल्टा सिस्टम क्या होंगे? इक्वल होंगे। डेल्टा टोटल क्या आ जाएगा? 0। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, डेल्टा टोटल क्या आएगा? 0। क्लियर हुआ कि नहीं? लाइन यस जो मैंने बताई सर। थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा टोटल 0 होता
होता है इरिवर्स के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, आइस से वाटर, ये कब होगा, इक्विलिब्रियम में एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। इस केस में डेल्टा सिस्टम क्या होगा, ये भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी लिक्विड बनेगा, ये पूरा एक सिस्टम है। तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग से हीट इसने एब्जॉर्ब की है, सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होगी तो वो नेगेटिव, दोनों बराबर होंगे क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम में है। डेल्टा टोटल क्या आ जाएगा, 0। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। हाँ, तो ये ऐसे केसेस भी पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, सही ना, ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एंट्रोपी तो कराऊंगा ही, एंट्रोपी तो मैं तुम्हें कराऊंगा ही, लेकिन साथ में एक चीज और बताऊंगा, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जी से। और फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, जी होता है H माइनस टी एस, जी होता है H माइनस टी एस, फिर डेल्टा जी को मैंने बताया डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। एक्चुअल में इसके अंदर एक टर्म और आनी चाहिए, टी डेल्टा एस, टी डेल्टा नहीं सॉरी एस डेल्टा टी, वो टर्म भी आनी चाहिए एस डेल्टा टी, लेकिन हम इसको लेते नहीं है क्योंकि ये हम मानते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना, कभी कोई पूछता है कि क्या ये रिलेशन हमेशा ट्रू है, तो बोलेंगे दिस इज ट्रू ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये वाली टर्म भी इंक्लूड होगी, माइनस एस डी टी। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखी है डेल्टा जी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज ट्रू ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज ट्रू ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझाने के लिए ना एक चीज बताता हूँ उसके बाद में, समझाने के लिए, ये टोटल एनर्जी है, डेल्टा एच जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी जो तुमने दी, और ये होता है हमारा यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, ये यूजफुल वर्क है। और ये क्या है, एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है ना टी डेल्टा से, एंट्रोपी में जो चेंज आया। तो तुम्हें मैंने अभी स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ एक ही लाइन कि हमने सिस्टम को टोटल हीट दी क्यू, क्यू हीट दी, वो जो डेल्टा एच दिया मैंने, इसमें से इसने यूजफुल वर्क कर दिया डब्ल्यू का, डब्ल्यू का इसने यूजफुल वर्क कर दिया, ये क्या है डेल्टा जी, ये डेल्टा जी है। बाकी जो हीट थी वो इसने रिजेक्ट करी, बाकी हीट गई सराउंडिंग्स को, क्यू डैश गई सराउंडिंग्स को। ये जो अनअवेलेबल एनर्जी है विच इज नॉट यूज फॉर यूजफुल वर्क, विच इज नॉट यूज फॉर डूइंग वर्क, इसको हम बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। एंड दिस इज ओनली मेजर ऑफ एंट्रोपी, यही मेजर ऑफ एंट्रोपी है। तो ये मेजर ऑफ एंट्रोपी आया है, जो अनअवेलेबल एनर्जी है, जो हम यूज नहीं कर पाए हीट को, जिस हीट को हम यूज नहीं कर पाए यूजफुल वर्क के अंदर, ये है वो अनअवेलेबल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ एंट्रोपी। चलो मैं कल अगर लेक्चर लिया मैंने तो मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, यहाँ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा पहले स्टार्टिंग, तो ये पढ़ के रखना यहाँ तक।